हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप फर्स्ट पार्ट देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग। और मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हम लोग आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स हमारे पास। क्रिएशन ऑफ डिमांड है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, मार्केट शेयर है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ग्रोथ है, गुडविल है एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 6 पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन 6 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपका सारा कुछ आपकी सीबी गुप्ता बुक से रेलिवेंट है, ठीक है। तो मेरी आदत ये नहीं है कि मैं पहले बुक से रीड करूं और फिर आपको समझाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको बुक रेफर ना करनी पड़े, ये वीडियो देख करके आपको इससे ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जब हम ये पूरा डिस्कस कर लेंगे तो मेरा एक मोटो यही है कि जो जितना भी कंटेंट जो आपके पास हो वो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब कि अगर कभी भी कोई पूछे कि हाँ भैया गुडविल क्या होती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ हमने वीडियो में देखा था ये गुडविल क्या सर ने समझाया था। तो गुडविल आप तुरंत समझा सके या बता सके, ठीक है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं मांगा किसी चीज की, नहीं कि हम मुझे गुडविल की डेफिनेशन ही चाहिए, नहीं। आप ये मान के चलिए कि 9, 10, 11, 12 में ये आपके जो गोल्डन 4 इयर्स होते हैं जिसमें कभी भी आपको डेफिनेशन मतलब यहाँ बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है, ये आपको कॉन्सेप्ट से पेपर देने होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्रिएशन ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड मींस टू से जो डिमांड हम जो कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। एंड व्हाट इज द क्रिएशन? कि डिमांड को क्रिएट करना, ठीक है। अब डिमांड कैसे क्रिएट होती है? जब भी किसी के पास पॉकेट में पैसे होंगे तो अल्टीमेटली उसकी वांट्स कुछ ना कुछ होंगी, और जब उसकी वांट्स होगी तो मार्केट में उस चीज की डिमांड होगी। जैसे कि आपके पास पैसा है तो आपको फोन चाहिए, आपके पास पैसा है तो आपको बाइक चाहिए, आपके पास पैसा है तो आपको बिस्किट खाने हैं, ठीक है। तो आपके पास इतनी डिमांड होती है। तो कंपनीज क्या करती हैं? जस्ट टू सेटिस्फाई योर वांट्स देयर शुड बी मनी विद द कस्टमर्स। ओके, कस्टमर के पास मनी होना चाहिए, तो इसलिए कंपनी जो है वो ये चाहते हैं कि भाई क्या डिमांड है तो हम उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है। मार्केट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बायर होना चाहिए और हमारे पास सेलर होना चाहिए। जब ये दोनों ही चीज होंगे तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे वहां पे डिमांड क्रिएट होगी, क्लियर है। जब डिमांड क्रिएट होगी तो वहां पे जो कंपनीज होती है वो प्रेफरेंस देखती है कि हाँ भाई किस मार्केट में या कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे हमारी इस चीज की डिमांड ज्यादा है। जैसे कि अगर हम लोग ले लें पार्ले जी बिस्किट, जो ग्लूकोज बिस्किट आता है उसकी डिमांड कहाँ पे है? अर्बन एरिया से ज्यादा उसकी डिमांड कहाँ पे? रूरल एरियाज में है, क्लियर है। हम लोग की जो जैसे मान लीजिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसकी डिमांड हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो हर एक चीज की जो डिमांड होती है वो हमारे अलग अलग एरियाज को और अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, सेटिस्फैक्शन मतलब कि भाई सेटिस्फाइड है कस्टमर की नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि अगर आज के टाइम पे जब मार्केटिंग हो रही है ना तो आप ये मान के चलिए कि शुरुआत भी कस्टमर से ही हो रही है और एंडिंग भी कस्टमर से ही हो रही है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुछ भी चीजें होती हैं वो हमारे कस्टमर को हम लोग एक सेंटर बना करके चलते हैं कि भाई कस्टमर को क्या पसंद है। अगर हम कोई चीज नया लॉन्च कर रहे हैं तो अगर हम उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो वो हमारे कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्लियर है। तो हमें उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि ताकि हाँ कस्टमर को एक बार नजर में आए कि हम ये जो कंपनी है इसने क्या बनाया है, ठीक है। एप्पल ने कौन सा नया मैकबुक बनाया हुआ है या सैमसंग ने कौन सा नया फोन बनाया हुआ है, तो वहां पे हमें उस चीज की मार्केटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो ये होता है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, भाई कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, जैसे कि हमने बताया कि सेल हमने की, और अगर सेल के बाद होता क्या है कि भाई अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अगर हमारी उसकी दिक्कत आती है देन देयर इज ऑलवेज अ सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर है तो मतलब उसको प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं है, तो उसको सेटिस्फैक्शन बेचना है, ठीक है। भाई सैमसंग है, सैमसंग क्या, अगर आपने कोई चीज खरीदी तो सैमसंग बता रहा है ना कि हाँ भैया हम लोग अब वैन से भी जो सर्विसेज हैं वो वैन से भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आप एक ट्रस्ट बेच रहे हो, समझ में है। तो मतलब क्या है कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। अगर उसने सैमसंग का फोन लिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या उसको ठीक कराने में भी और उसकी वारंटी करने में किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड दिस इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मार्केट शेयर पे। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट एज अ टर्म इंडिकेट्स अ मार्केट। मार्केट क्या होता है भाई? बाजार। और शेयर क्या होता है? उस बाजार का शेयर कितना है। क्लियर है? तो मार्केट शेयर मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं तो उनकी जो डिमांड है, हमारे कितने लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री। अगर हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या कहती है कि भाई सबसे पहले हमारे पास वोडा थे, एयरटेल था, बीएसएनएल था, टेलीनॉर था, आइडिया था, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी थी। लेकिन जब से जियो आया तो जियो ने एक मार्केट शेयर, एक बहुत अच्छा शेयर उसने कैप्चर किया। ठीक है, दैट मेड अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कि भाई एक महीने में अराउंड 10 से 12 करोड़ लोगों को उसने एक मतलब अपने पास कनेक्ट किया था। ठीक है, तो उसके पास उसका कनेक्शन कितना है, उसका मार्केट शेयर कितना है, जियो का मार्केट शेयर कितना है, वोडा का मार्केट शेयर कितना है और एयरटेल का मार्केट शेयर कितना है। जो कि हमारे यहाँ इंडिया में बस ये 3-4 ही कंपनीज बची हुई हैं। ठीक है, एयरटेल है, वोडा है, जियो है, आइडिया है। अब खैर आइडिया तो हम अलग मानते नहीं हो कि आइडिया वोडा एक ही है और एयरटेल है और हमारे पास जियो है। तो इन तीनों का अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास है हमारे पास? वो तो अभी डेटा है नहीं हमारे पास, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जियो का जो है उसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और फिर उसके बाद आपका एयरटेल के कस्टमर ज्यादा है, फिर उसके बाद आपके वोडा के ज्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये आता है मार्केट शेयर। दैट्स द टेलीकॉम इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ग्रोथ। व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हाट इज द ग्रोथ? ओके, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? हमारा मार्केट था, मार्केट पे हमने मार्केटिंग की, बायर है, वहां पे सेलर है, एंड एक्स वाई जेड व्हिचएवर द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग इट्स गुड एंड व्हिचएवर द कस्टमर इज बाइंग इट्स गुड्स, ओके, देन दे आर आल्सो अल्टीमेटली मेकिंग द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। क्लियर? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई अगर हमारा जो सेलर है वो चीजें बेच रहा है और बायर हमारा चीजें खरीद रहा है तो वो सारे प्रोसेस होने में किसी ना किसी को कुछ तो फायदा होगा, कंपनी फायदे में आएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर कंपनी कोई भी चीज बेच रही है तो कंपनी कोई सोशल वर्क नहीं कर रही है। क्लियर है? दैट कंपनी इज नॉट डूइंग द सोशल वर्क, दैट इज द उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल एम है कि हाँ भाई मुझे ये चीज बेचनी है तो मुझे इस पे इतना प्रॉफिट होगा या मुझे इस पे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो कंपनी की ग्रोथ क्या होगी? और अच्छी होगी। जैसे कि आप जियो का एग्जांपल ले सकते हैं, तो जियो ने पहले तो 1 साल तक भाई खूब बिल्कुल फ्री नेट दिया, मतलब आप 1 साल तक पूरा आपने फ्री नेट चलाया है और आपने बहुत बातें की हैं, बहुत उसने कॉल फ्री किया हुआ था। तो वो क्या थी, वहां पे उसने पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं सोचा, पहले उसने अपने कंपनी के ग्रोथ में सोचा कि हमें इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर करना है। ठीक है, अब जब उसने अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और जियो के कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा हो गए तो अब उसने क्या किया, फिर 1 साल बाद उसने रिचार्ज करना चालू किया। ठीक है, तो जब वहां पे हमारा मान लीजिए अब 1 महीने का या 1 महीने का 200 का होता है रिचार्ज, तो वहां पे आप जब मान लीजिए 10 करोड़ लोग अगर 200 रुपए का 1 महीने में कराते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? क्लियर है? सारे टैक्स वगैरह काट करके कंपनी का खुद का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो वहां पे एक हमें देखिए हर एक चीज को बनाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, कंपनी की भी स्ट्रैटेजीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें वो चीज बनानी होती है कि हम लोग कैसे अपने कॉस्ट को मिनिमल रख करके भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गुडविल। दैट इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो रेपुटेशन बनी होती है मार्केट में, रेपुटेशन इन द सेंस कि भाई अगर कोई भी हमारा अच्छी कंपनी है तो उसका क्या होगा, उसका एक रेपुटेशन होगा। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हीरो होंडा, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ Hyundai हो गई, होंडा हो गई, वोडा है, आपका एयरटेल है। तो ये जितने भी हमारे कंपनीज हैं इनकी क्या है, इनकी गुडविल होती है। ठीक है, एंड इफ दीज कंपनी आर गोइंग टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, then the bank is going to give the loan just because of their goodwill। ठीक है भाई, ये कंपनी अच्छी है, इसके रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है तो हम इसलिए उसको लोन दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी भी हर एक फैमिली मेंबर की गुडविल होती है। जैसे आपके घर में जो पिताजी होंगे उनकी गुडविल ज्यादा होगी, उनकी रेपुटेशन जो है घर में ज्यादा होगी, तो उनकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमारा गुडविल भी बहुत अच्छी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हो रही है। तो इतना सबके बाद हमारा लास्ट एक आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है,
See, whenever the company is making the profit, okay, and whenever the company is growing, okay, whenever the company is making profit and whenever the company is growing, it will automatically generate the goodwill. ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट होगा तो उसकी गुडविल होगी होगी। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई कोई अमीर आदमी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ी जो इज्जत है वो उसी की है जिसके पास ज्यादा पैसा है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाई उसके पास प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, उसके पास गुडविल भी बहुत अच्छा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा कैसा होगा, वो भी अच्छा ही होगा। क्लियर है, बंदा बहुत अच्छे एरिया में या लोकेलिटी में रह रहा होगा, अच्छा खा रहा होगा, अच्छा पहन रहा होगा, अच्छी गाड़ी में घूम रहा होगा, ठीक है, बहुत खर्चे कर रहा होगा, मूवी जा रहा होगा, फॉरेन ट्रिप में जा रहा होगा, तो इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, तो वहां पे क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसका जो रहना खाना पीना उठना बैठना जो हो रहा है वो बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहा है, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हो रहा है, तो उसका वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो गया, वो अच्छा हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इसके भी हमारे पास 7 to 8 पॉइंट्स होते हैं और इसका मार्केटिंग का एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडस्ट्री पे, हमारी लाइफ में, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमारे पास जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि मुनाफा कमाना। ठीक है, मार्केटिंग इज द वन ऑफ द सोर्स टू जनरेट द रेवेन्यू। ओके, टू जनरेट द रेवेन्यू एंड टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड टू अर्न द प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मार्केटिंग जो है हमारा, हम लोग जब किसी चीज की मार्केटिंग करते हैं, जब उसको हम लोग सेल करते हैं, तो हमारा कंपनी को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है कि भाई उसको मुनाफा कितना हुआ, और कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फुलफिल करती है कंपनी, और जो कंपनी का जो प्रॉफिट, एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग उसकी मार्केटिंग अच्छे से करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की या किसी एक फर्म की, जो भी हम लोग उसको बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो उसका रेवेन्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे आज के टाइम पे हमारे पास ओप्पो है, वीवो है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है, तो इसीलिए हमारा है जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू। क्लियर, नेक्स्ट हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि भाई जो हम लोग बेचना चाह रहे हैं और जो हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारी दोनों की वांट्स फुलफिल होती हैं। ठीक, तो दोनों की वांट्स फुलफिल होती है, तो दैट मींस द कस्टमर इज टोटली सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट। क्लियर, तो सेटिस्फैक्शन जो होता है हमारा प्रोडक्ट के साथ भी होता है और प्लस प्रोडक्ट की सर्विसेज के साथ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है, जैसे कि भाई मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग से हमारी क्या होगी, उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है उसकी भी जो हमारा एरिया वो बढ़ेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ग्रो करेगा, तो वहां पे काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, तो वहां पे क्या होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे ही हमारा प्लांट बढ़ेगा तो वहां पे काम हम लोग एम्प्लॉय और करेंगे एम्प्लॉयज को। क्लियर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे और लोग हमको जॉब मिलता है उनको। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि भाई हमारा काम हो गया, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो गया, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो जैसे ही भाई इंसान के पास पैसा आता है देन ही और शी इज गोइंग टू रेज इट्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्लियर है, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टैंडर्ड जो होता है हमारा हाई होता है, अच्छा होता है, बड़े बड़े लोग साथ उठना बैठना होता है, हम लोग और चीजें खर्चा करते हैं और पैसे होते हैं हमारे पास तो हम लोग और चीज खरीदते हैं। क्लियर है, हम जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइक थी तो बाइक से हम ऑफिस जाते थे, तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हुई तो अब हमने कार भी खरीद ली है। ठीक है, तो बाइक तो है ही घर पे और प्लस कार भी है हमारे पास, और पैसे आ गए तो पता चला कि और अच्छी हमने एक मर्सिडीज खरीद ली, मर्सिडीज बेंज खरीद ली, तो वहां पे होता क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और अच्छा होता रहता है। एज वेल एज जैसे हमारी कंपनी ग्रो करती है वैसे हमारा इंडिविजुअल भी ग्रो करेगा। क्लियर है,
तो नेक्स्ट हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारा हम लोग उसको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे क्या पड़ता है हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। भाई किसी चीज की हमारी बहुत ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, जब सेल होती है तो हमारा क्या होता है, उस जो कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो बढ़ जाता है। तो वहां पे होता है क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन का इंडिया में मार्केट बहुत जबरदस्त है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मार्केट है। बहुत सारे लोग होते हैं 2-2 3-3 फोन रखते हैं, क्लियर है। तो स्मार्टफोन का मार्केट इंडिया में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इंडिया का मार्केट देखते हुए जो हमारी चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे हमारा लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ओप्पो के फोन हो जाते हैं, वीवो के हो जाते हैं, शाओमी के हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि अब इतना सारा हम लोग स्टैंडर्ड लिविंग भी अच्छा कर रहे हैं, जनरेशन भी दे रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, और जितने भी हमारे जितना भी जो चीजें होती हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा एक पोर्शन, हमारा जैसे आप कहते हैं ना कि हमारा एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जितना भी हमारा सेल्स होगा, जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उतना बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। और जितनी भी चीजें हमारी बढ़ती जा रही हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वहां पे हमारा एक मोटो और होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा वेयर हाउसिंग भी बढ़ेगा, वेयर हाउसिंग बढ़ेगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमारा इंश्योरेंस भी हमारा उसका बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट टू आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्लियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, ये भी एक अच्छा है। जब हमारा भाई प्लांट बढ़ रहा है और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है तो हमारे वो जो उसकी जो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सिर्फ एक विद इन द कंट्री में एक सीमित नहीं रह जाएगी, ठीक है। दैट इज गोइंग टू आस्क, वो जो उस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे फॉरेन से भी डिमांड आने लग जाए कि हाँ भाई हमें इसको भी चाहिए या इसको भी चाहिए। जैसे कि एप्पल के फोन्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन्स हैं, ठीक है। तो एप्पल के जो फोन होते हैं या लैपटॉप वगैरह होते हैं तो वो क्या है कि वो हमारी एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन अमेरिका का भी माल हमारा यहाँ इंडिया में आता है और भी बहुत सारी कंट्री से आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा बना रहे, तो इसलिए फॉरेन वाले या दूसरी कंट्रीज उसकी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ना कि भाई हमें ये चीज चाहिए आपसे करके, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, तो उसके एवज में उनको मिलता क्या है, उस जो कंट्री होती है उसके वो करेंसी आपको मिलती है, वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलती है, ठीक है। तो वहां पे कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा होता है। भाई जितना ज्यादा एक्सपोर्ट आप करिएगा तो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। जैसे आपका यूटिलिटी ऑफ टाइम हो जाता है, आपका प्लेस हो जाता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, भाई प्लेस हो गया कि भाई हमें यहाँ पे ये चीज पहुंचानी है तो हमने उस प्लेस पे हमने वो चीज पहुंचा दी। टाइम हो गया कि भाई हमें ये जो प्रोडक्ट है ये हमें टाइमली वहां पे पहुंचाना है कि भाई कहीं देर ना हो जाए तो इसलिए पहुंचाना है। जैसे हमने कहा ना कि भाई दिवाली के बाद पटाखे कोई नहीं छुड़ाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई अब जैसे मान लीजिए कि भाई किसी को उसको गिफ्ट देना है, अब उसका बर्थडे है मान लीजिए 10 तारीख को है, अब आप वो प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं 15 तारीख को, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज है ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई टाइम हो जाता है, प्लेस हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लियर है। तो आई होप कि ये सारे 8 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो इसमें जो कंपैरिजन है ये हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में है, तो ये करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास मीनिंग क्या है कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं, जो हमारी जो वांट्स है उसको पहले वो कंपनी आइडेंटिफाई करती है, देखती है, एंड दैट टू वर्क टू सेटिस्फाई द वांट्स, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई किया, उस पर वर्क किया और फिर वो वर्क करने के अवश्य में फिर वो हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाती है। सेलिंग में क्या होता है कि एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, सिंपल है, ठीक है। आपको गुड्स देगी, जो भी आइटम आपने लिया है आपको वो मिल जाएगा बस इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल एंड हियर इज द शॉर्ट टर्म गोल। यहाँ पे मार्केटिंग जो भी हम करते हैं वो हम लोग एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल मतलब पैसा दीजिए और सामान लीजिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म तुरंत वाला काम है।
यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन। यहाँ पे ये क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड एंड देयर इज द प्रोडक्शन ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड जैसे हमने आपको बताया था, मार्केटिंग जो भी होती है कस्टमर के हिसाब से होती है। अगर उसको कार्टून्स पसंद है बच्चों को, तो मार्केटिंग हम किंडर जॉय की कैसे करेंगे, कार्टून्स वाले के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसको सेलिब्रिटीज पसंद है तो हम लोग सेलिब्रिटी के साथ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑलवेज अ कस्टमर ओरिएंटेड। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। सेलिंग हमारी कब होती है, जब हमारा प्रोडक्शन होगा तभी तो हम कोई सामान बेच पाएंगे ना, बिना प्रोडक्शन का हम कैसे सामान बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप हमारा क्या होता है, मार्केटिंग का वाइडर होता है। जैसे हमने कहा कि मार्केटिंग जो है मार्केट से बहुत बड़ा होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वाइडर होता है। यहाँ पे क्या होता है, नैरो होता है। सेलिंग, अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप एक रीजन तक ही बेच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिगिनिंग एंड एंड कहाँ पे होता है, बिगिन बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल्स, ठीक है। प्रोडक्शन से पहले हमारी उस चीज की मार्केटिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, और सेल के बाद तक वो चलती है, ठीक है। सेल होता रहेगा तब भी उसकी मार्केटिंग होती रहेगी, ठीक है। सेल चल रहा है, मार्केटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है कि बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद ये चालू होता है, एंड एंड्स विद द सेल, ठीक है। भाई प्रोडक्शन के बाद चालू, कंपनी ने मोबाइल बनाया, बनाने के बाद सेलर के पास आएगा ना, तो उसने बेचा और वैसे ही वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बनाने के बाद, प्रोडक्शन के बाद चालू होता है, एंड एंड्स विद द सेल, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोकस। फोकस क्या होता है, एक्सटर्नल ऑन द कस्टमर्स नीड एंड इंटरनल ऑन द सेलर्स नीड। इट मींस टू से कि जो भी हम लोग बनाएंगे, जो भी मार्केटिंग करेंगे, वो हमारे कस्टमर्स की नीड के ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वो सेलर्स नीड के ऊपर। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर उसने 1000 मोबाइल का ऑर्डर दिया है या 10,000 मोबाइल का ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे क्या है कि उसकी सेलर्स की इतनी नीड है, भाई वो इतना बेच सकता है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास है डिमांड। 7 पॉइंट है, इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिमांड। इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड डिमांड, यहाँ पे हमारे क्या है, क्रिएशन भी है और हमारे यहाँ डिमांड भी जनरेट हो रही है, क्लियर है। प्री सपोजेस एक्सिस्टेंस ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिमांड की पहले से रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे हमें ये चीज चाहिए करके, या हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मंगा दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो मार्केटिंग होती है वो हमारी न्यू भी होती है, और मॉडर्न जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारी जो चल रही होती है वो चीजें होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जितने भी हमारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बनते हैं, तो वो एड हमारे किस पे होते हैं, ये हमारे ग्राफिक्स के थ्रू होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे न्यू एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो हमारी एक दुकान है या जो सेलर्स है वो सामान खरीद रहा है प्रोड्यूसर से और कस्टमर को बेच रहा है, ये उसका काम है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा अप्रोच। ये क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच और जो हमारा फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड मतलब कि हमारा एक साथ अप्रोच, या जितना भी हम लोग मार्केटिंग का कुछ भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा एक साथ होता है अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंटेड, अलग अलग सेलर्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। प्रोसेस ये क्या होता है कि कन्वर्टिंग कस्टमर्स नीड इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर की जो नीड होती है उस नीड को हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एज द कस्टमर रिक्वायर्ड। कन्वर्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू कैश। और जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं सेलर किस में कन्वर्ट करता है, उसको कैश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी। ये क्या है कि फिलॉसफी एंड द एटीट्यूड, ठीक है। फिलॉसफी भी होती है, भाई देखते हैं क्या है कैसे है, और यहाँ पे उसका कस्टमर का एटीट्यूड भी होता है। यहाँ पे क्या है, रूटीन एंड द टैक्टिकल, मतलब वो अपने रूटीन पे अडिग है कि भाई वो कुछ भी अपने वहां से कुछ अलग नहीं कर सकता हटके, क्लियर है। आई होप कि ये जो कंपैरिजन जो हमने अभी मार्केटिंग और सेलिंग का किया है ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, एंड आई होप कि क्लियर हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।